90s के दशक में जब अफ्रीका के सिएरा लियोन देश में सिविल वॉर अपने सबसे खतरनाक दौर से गुजर रहा था, तब उसे रोकने के लिए 1999 में भारत ने भी अपने सैनिक यूनाइटेड नेशन के पीस कीपिंग मिशन में भेजे थे। यहाँ पे शुरुआती बातचीत के दौरान RUF, जो इस वॉर का सबसे बड़ा रेबल ग्रुप था, उसने अपने गवर्नमेंट के साथ पीस एग्रीमेंट साइन कर लिया। लेकिन ये समझौता ज्यादा देर तक नहीं टिक सका, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद RUF ने अचानक से UN फोर्सेस पर एम्बुश कर दिया और कई सैनिकों को बंदी बना लिया। इस हमले के बाद केनिया और जाम्बिया के लगभग 500 जवानों समेत कई देशों के सैनिकों ने RUF के डर से सरेंडर कर दिया था। लेकिन जब हजारों रेबल्स ने भारत के 5 गोरखा राइफल्स और 14 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के 233 जवानों को घेर लिया, तब हमारे जवान हथियार डालने से साफ मना कर देते हैं। इस घेरे में लगभग 75 दिन उनके पास न जरूरी फूड सप्लाई था, न एयर सपोर्ट, न ही बाहर निकलने का रास्ता। जब RUF ने उन्हें ऑप्शन दिया कि तुम हथियार डाल दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे, तब बदले में जवाब आया कि यह सर कट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। और फिर 75 दिन बाद 15 जुलाई 2000 को भारत के सोल्जर्स ने लगभग 10,000 किलोमीटर दूर एक ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन करके दिखाया जिसने सिएरा लियोन के 2/3 हिस्से पर कब्जा करके बैठे RUF की फोर्स को घुटने पे ला दिया। उस दिन भारत से हजारों किलोमीटर दूर सिएरा लियोन के जंगलों में सिर्फ एक ही नारा गूंज रहा था, जय महाकाली आयो गोरखाली। तो ये साहस भरा मिशन था हमारे गोरखा जवानों का, हमारे स्पेशल फोर्सेस का, हमारे एयर फोर्स का और UN फोर्सेस का। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन खुकरी। तो दोस्तों, सिएरा लियोन बेसिकली वेस्ट अफ्रीका का एक देश है जो नेचुरल रिसोर्सेज से भरपूर संपन्न है। स्पेशली डायमंड्स यहाँ पे बहुत मात्रा में मिलते हैं। तो आइडियली ऐसा देश बहुत डेवलप्ड होना चाहिए। लेकिन 1961 में अंग्रेजों से आजादी मिलने के बाद जो भी लीडर्स यहाँ पे आए, वो सब बहुत ज्यादा करप्ट थे। यहाँ पे जो भी पैसा डायमंड माइनिंग से मिलता था, वो देश के डेवलपमेंट के लिए यूज करने के बजाय ये लीडर्स अपने जेब में भरते थे, जिसकी वजह से यहाँ के लोग कभी भी गरीबी से उभर नहीं पाए। इस कंट्री के लोग 2 वक्त का खाना, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन हर चीज से कोसों दूर थे, जिसके वजह से यहाँ के लोगों में सालों से भरा गुस्सा 90s के शुरुआत में फटने लगा। दरअसल 1980s में ही एक मिलिट्री कॉर्पोरल फोडे सांको ने कुछ रेडिकल कॉलेज एक्टिविस्ट को इकट्ठा किया था, जो सिएरा लियोन के सिंगल पार्टी करप्ट गवर्नमेंट से थक चुके थे और देश में बहुत बड़ा बदलाव चाहते थे। तो फोडे सांको उन्हें लेकर लीबिया चला गया, जहां पे उन्हें गुरिल्ला वॉरफेयर और गवर्नमेंट के साथ कैसे लड़ना है उसकी ट्रेनिंग दी गई थी। और यहीं पे फोडे सांको और 2 को फाउंडर्स ने मिलकर रिवोल्यूशनरी यूनाइटेड फ्रंट मतलब RUF की स्थापना की। अब शुरुआत में सिएरा लियोन के लोग इन्हें बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये लोग देश में क्रांति लाएंगे, जहां पे डायमंड माइनिंग का पैसा लोगों के डेवलपमेंट के लिए खर्च किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे फोडे सांको के इरादे कुछ और ही थे। दरअसल वो सिएरा लियोन की सरकार को हटाकर सारे डायमंड माइंस पर खुद का कंट्रोल बनाना चाहता था, जैसे कि एक एम्पायर जिसका फायदा सिर्फ उसे या फिर उसके नजदीक के लोगों को हो। तो इसके लिए उसने अपने पड़ोसी देश लाइबेरिया का रूलर चार्ल्स टेलर के साथ एक समझौता किया, जहां पे डायमंड्स के बदले में चार्ल्स ने उसे वेपन्स, एम्यूनिशन और मैन पावर सप्लाई करने का वादा किया, जिससे सिएरा लियोन पर फोडे सांको का राज चल सके। शुरुआत में RUF के को फाउंडर्स ने इस गलत रास्ते का विरोध किया था, लेकिन फोडे ने उन्हें मार दिया और पूरे RUF का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। फिर मार्च 1991 में RUF के रेबल्स साइबेरियन फाइटर्स के मदद से सिएरा लियोन के अंदर घुसे और एक एक करके ईस्टर्न सेक्टर के गांव और कस्बों को अपने कब्जे में लेना शुरू किया, जहां पे उन्होंने सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को मार दिया और ईस्टर्न सेक्टर के गोल्ड माइंस पर अपना कंट्रोल बना लिया। ये RUF के लोग इतने ज्यादा क्रूअल थे कि हम सोच भी नहीं सकते। उनके पास हर जगह पर कब्जा करने के लिए इनफ मैन पावर नहीं थी, तो उन्होंने हर गांव पर हमला करके हजारों बच्चों को किडनैप करना शुरू कर दिया, जहां पे वो इन बच्चों को ड्रग्स देते थे, उनका ब्रेन वॉश करते थे और एंड में उनके हाथ में बंदूक देके लड़ने के लिए खड़ा कर दिया जाता था। और जो भी बच्चा इस चीज के लिए मना करता, उसके माँ बाप को उसी के सामने मार दिया जाता था। और इसी के वजह से एक टाइम पे जो जनता उनको सपोर्ट कर रही थी, वही उनसे खौफ खाने लगी। ऊपर से यहाँ की गवर्नमेंट उतनी स्ट्रांग नहीं थी, तो वो इनके अगेंस्ट ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे थे, जिसके वजह से धीरे धीरे सारे डायमंड माइंस का कंट्रोल RUF के हाथ में जाने लगा, जहाँ पे वो डायमंड्स के बदले में साइबेरिया से हथियार और एम्यूनिशन खरीदते थे। इस RUF के डर से आम जनता गवर्नमेंट को भी सपोर्ट नहीं कर रही थी, और जो भी करते थे उनके हाथ या फिर शोल्डर काट दिए जाते थे। ये लोग इतने क्रूअल थे कि उन्होंने बच्चे, बूढ़े, औरतें, जवान किसी को भी नहीं छोड़ा। कहा जाता है कि इस वॉर में 70 से 75 हजार लोग मारे गए और देश के आधे से ज्यादा जनता डिस्प्लेस हो गई।
ये सिविल वॉर इतना भयानक हो चुका था कि ये सिर्फ वॉर नहीं बल्कि ह्यूमैनिटेरियन इशू बन चुका था और इस वजह से यूनाइटेड नेशंस को इसमें इंटरफेयर करना पड़ा, जहां पे शुरुआत में उन्होंने इस इशू को पॉलिटिकली सॉल्व करने की कोशिश की। उन्होंने मीडिएटर बन के आरयूएफ और गवर्नमेंट के बीच 7 जुलाई 1999 को लोम पीस अकॉर्ड नाम से एक पीसफुल कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया, जिसके तहत सिएरा लियोन में शांति बनाने के लिए फोडे सांको और उसके लोगों को रेबिलियन फोर्स से एक पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट किया गया, जहां पे उन्हें कई सारे मंत्री पद मिले और फोडे सांको को देश के नेचुरल रिसोर्सेस स्पेशली डायमंड माइनिंग का चेयरमैन बना दिया। इसका मतलब जो डायमंड माइनिंग वो पहले डायरेक्टली कंट्रोल करता था, उसका इनडायरेक्ट कंट्रोल उसी के पास आ गया। लेकिन एग्रीमेंट साइन होने के बाद भी आरयूएफ और गवर्नमेंट एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर रहे थे और एज पर एग्रीमेंट आरयूएफ को हथियार छोड़ने थे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। उनके लोग अभी भी गांव जाकर हमला कर रहे थे और बच्चों को किडनैप करके जबरदस्ती अपने ग्रुप में शामिल कर रहे थे। तो ऐसे फ्रैजाइल पीस को सपोर्ट करने के लिए यूएन ने अपनी मिलिट्री फोर्स को सिएरा लियोन भेजना शुरू कर दिया, जिसे यूनेमसिल मतलब यूनाइटेड नेशन मिशन टू सिएरा लियोन कहा गया। इस मिशन का होल सोल पर्पस था कि आरयूएफ के लोगों को डिसआर्म करना और सिएरा लियोन में शांति बनाए रखना। इस मिशन के तहत साल 2000 तक यूएन ने लगभग 17,500 ट्रूप्स सिएरा लियोन में डिप्लॉय कर दिए थे। यहाँ पे कोई भी स्ट्रेटेजिक एडवांटेज ना होते हुए भी भारत ने भी लगभग 3,600 सैनिक भेजे थे, जो किसी भी देश के सबसे बड़े ट्रूप कंट्रीब्यूशन में से एक था और इसी वजह से इंडिया इस मिशन का बैकबोन माना गया। इस फोर्स में हमारे 5 गोरखा राइफल्स, 14 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री और 23rd मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री शामिल थे और इन सभी को मिलाकर इंडियन बटालियन 1 यानी इनबैट 1 कहा गया। ये इंडियन फोर्सेस सिएरा लियोन के केलाहुन और दारू जैसे सबसे क्रिटिकल सेक्टर में डिप्लॉय किए गए थे, जहाँ पे डायमंड माइनिंग सबसे ज्यादा होती थी। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर तुरंत मदद के लिए 2 पैरा एसएफ और 9 पैरा एसएफ के कुछ कमांडोज भी तैनात किए गए थे। इस मिशन में सिर्फ इंडियन आर्मी ही नहीं, इंडियन एयरफोर्स का भी बहुत बड़ा रोल था। यहाँ पे रेबल्स पर नजर रखने के लिए, लॉजिस्टिक्स और मेडिकल बैकअप के लिए 4 MI-8 और 4 चीता हेलीकॉप्टर भेजे गए थे। यहाँ पे शांति बनाने के लिए यूएन ने अपनी फोर्सेस भेजी थी, लेकिन ग्राउंड लेवल पर सिचुएशन बहुत ही अलग थी। आरयूएफ के रेबल्स हथियार सरेंडर करने के बजाय यूएन पीस कीपर्स को डराते, धमकाते और उनसे बदतमीजी करते थे। यहाँ पे यूएन फोर्सेस को क्लियरली ऑर्डर था कि सेल्फ डिफेंस के अलावा आरयूएफ के फाइटर्स के साथ एंगेज नहीं करना है, तो इसलिए वो ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं दिखाते थे। पीस एग्रीमेंट साइन होने के बाद भी आम लोगों में दहशत बनाने के लिए आरयूएफ के सोल्जर्स हमेशा अपने साथ वेपन्स लेके घूमते थे, लेकिन जब भी उनका सामना इंडियन सोल्जर्स के साथ हुआ तब हमारे जवान उनके प्रेशर के सामने कभी नहीं झुके और इसी की वजह से आरयूएफ इंडियन सोल्जर्स के साथ उतना ज्यादा उलझते नहीं थे। उस वक्त सिएरा लियोन के आम लोग भारतीय जवानों से काफी ज्यादा खुश थे, क्योंकि इंडियन सोल्जर्स ने उनके लिए मेडिकल कैंप्स लगाए, गरीब लोगों को खाना दिया और अपनी ड्यूटी करते करते उनके बच्चों को पढ़ाती भी थी, जिसके वजह से उनके बीच काफी अच्छा रिश्ता बन गया था और ये बात आरयूएफ के रेबल्स को बहुत ज्यादा चुभती थी। अब सिएरा लियोन में यूएन फोर्सेस की मौजूदगी और आरयूएफ पे लगातार हथियार डालने के प्रेशर की वजह से आरयूएफ को लगने लगा कि उनका डायमंड माइनिंग और स्मगलिंग पे कंट्रोल छूट सकता है। तो इसके चलते मई 2000 के शुरुआत में उन्होंने अपना पीस एग्रीमेंट वायलेट किया और पूरे देश में यूएन फोर्सेस पर अचानक हमले करने शुरू कर दिए। उन्होंने सबसे पहले 1 मई 2000 को सेंट्रल टाउन मक्केनी को अपना निशाना बनाया, जहां पे उन्होंने यूएन कैंप्स में जाकर केनबैट मतलब केनियन बटालियन को हरा दिया, जिसमें उन्होंने 3 मिलिट्री ऑब्जर्वर और 4 केनियन पीस मेकर को वायलेंटली डिटेन कर दिया था। अब यहाँ पे हुआ ये कि सिएरा लियोन घने जंगलों से भरा हुआ है, जिसके वजह से मक्केनी में हुए हमले की खबर केलाहुन में तैनात इंडियन सोल्जर्स तक पहुंचने में बहुत देर हो गई। तो इसका फायदा उठाकर 2 मई 2000 को आरयूएफ ने अपने हथियार डालने के मुद्दे पर केलाहुन टाउन हॉल में एक मीटिंग बुलाई थी, जिसे अटेंड करने के लिए हमारे कंपनी कमांडर राजपाल पुनिया, मेजर नायर और कुछ मिलिट्री ऑब्जर्वर्स गए थे। अब ये लोग सिचुएशन से अनजान थे, तो उन्हें लगा कि शांति प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, लेकिन मीटिंग शुरू होते ही आरयूएफ के फाइटर्स ने उन्हें बंदी बना लिया और इसके तुरंत बाद आरयूएफ ने केलाहुन के इंडियन पीस कीपर बेस को पूरी तरह से घेर लिया, जहां पे गोरखा राइफल्स की 2 कंपनीज और 14 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के कुछ जवान मिलकर लगभग 233 भारतीय सैनिक फंस गए। यहाँ पे आरयूएफ के फाइटर्स जानते थे कि वो गोरखा राइफल्स को इजीली हरा नहीं सकते, तो उन्होंने जैसे तैसे करके हमारे कैप्टन सुनील को कैप्चर कर लिया और हमारे सोल्जर्स को बाहर से धमकाने लगे कि अपने हथियार सरेंडर कर दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे, नहीं तो तुम्हारा कैप्टन मारा जाएगा। लेकिन यहाँ पे कैप्टन सुनील ने चिल्लाते हुए कहा कि कोई भी हथियार नहीं डालेगा, चाहे ये मुझे गोली क्यों ना मार दे, हमारे तिरंगे की इज्जत कम नहीं होनी चाहिए किसी भी हाल में।
ये सुनते ही हमारे जवानों ने हथियार उठाकर अपनी पोजीशन ली और आरयूएफ के सोल्जर्स पर निशाना लगा दिया। इसे देखकर आरयूएफ को समझ आ गया कि उनकी चाल फंस चुकी है और अगर उन्होंने कैप्टन सुनील को कुछ भी कर दिया तो वहीं पे खूनी जंग शुरू हो सकती है। तो इस डर की वजह से उन्होंने कैप्टन सुनील को कैंप में वापस जाने दिया, लेकिन इसके बाद वो अपनी घेराबंदी और भी मजबूत बनाते गए। आरयूएफ की यह घेराबंदी दिन ब दिन बढ़ते जा रही थी, जिसके वजह से इंडियन कैंप्स में खाने का राशन लगातार कम होता जा रहा था। हालात यहाँ तक पहुंच गए थे कि हमारे जवानों को दिन में सिर्फ एक ही बार खाना मिलने लगा और ऊपर से वहां पे लगातार बारिश हो रही थी। तो जैसे जैसे दिन बीत रहे थे उनकी मुश्किलें बढ़ती गई, लेकिन फिर भी हमारे जवानों ने अपना हौसला नहीं खोया। उन्होंने अपने डिफेंसिव पोजीशंस को मजबूत बनाए रखा, बंकर्स और ट्रेंचेस को और बेहतर किया, 24 घंटे निगरानी रखी और किसी भी हमले का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहे। ये जो 2 मई का इंसिडेंट हुआ था, इसके बाद भी 8 मई तक आरयूएफ ने कई जगहों पर हमले किए थे और इस दौरान उन्होंने लगभग 500 यूएन पीस कीपर्स को डिसआर्म करके बंदी बना लिया था, जिसमें ज्यादातर केनियन और जाम्बियन सोल्जर्स शामिल थे। फिर जब इन अटैक्स की खबर यूनाइटेड नेशंस तक पहुंची, इंक्लूडिंग इंडिया, तब उन्होंने सबसे पहले इसे डिप्लोमेटिक तरीके से सॉल्व करने की कोशिश की, जहां पे उन्होंने लाइबेरिया का प्रेसिडेंट चार्ल्स टेलर पर यूएन सोल्जर्स को अनकंडीशनल रिलीज करने का प्रेशर डालना शुरू किया, क्योंकि वही था जिसने ब्लड डायमंड्स के चक्कर में आरयूएफ को वेपन्स और एमुनिशन दे के इस सिविल वॉर को भड़काया था। तो इंटरनेशनल मिलिट्री इंटरवेंशन के डर से चार्ल्स और आरयूएफ हॉस्टेज को रिलीज करने के लिए रेडी हो जाते हैं और इसके बाद जिन भी यूएन पीस कीपर्स ने आरयूएफ के सामने हथियार डाल दिए थे उनको स्टेप बाय स्टेप रिलीज कर दिया जाता है। लेकिन इसके बाद भी हमारे इंडियन सोल्जर्स दुश्मन के सामने हथियार डालने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थे। यहाँ पे हमारे मेजर पुनिया का एक फेमस रिस्पॉन्स था, वी आर इंडियंस, वी आर गोरखास, वी डू नॉट सरेंडर आवर वेपन्स, वी विल डाई फाइटिंग बट वी विल नॉट गिव यू आवर राइफल्स। तो इससे आरयूएफ को क्लियर हो चुका था कि इंडियंस किसी भी हालत में अपने हथियार सरेंडर नहीं करेंगे। और ऊपर से 18 मई को सियरा लियोन में एक मेजर इंसिडेंट होता है, क्योंकि आरयूएफ ने अपना पीस एग्रीमेंट तोड़ा था। तो सियरा लियोन के कुछ सिटीजन्स फोर्डे सांको के घर के सामने एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, जहां पे वो डिमांड कर रहे थे कि तुम अपनी रेबेलियन खत्म कर दो। तो इसी के बीच उसके कुछ फाइटर्स ने क्राउड पे गोलियां चला दी, जिसमें 20 मासूम लोग मारे गए। ये सिचुएशन होते फोर्डे सांको वहां से भागा, लेकिन सियरा लियोन के गवर्नमेंट ने उसे पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। अब आरयूएफ का लीडर पकड़ा जाने की वजह से केलाहुन, जहां पे हमारे गोरखा राइफल फंसे हुए थे, वहां की घेराबंदी और भी ज्यादा टाइट कर दी गई, जो लगभग 75 दिन तक चली। तो इसी के चलते 15 जुलाई 2000 को भारत ने एक मल्टीनेशनल रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसका नाम था ऑपरेशन खुकरी। इस ऑपरेशन का मेन पर्पस था कि आरयूएफ की घेराबंदी को तोड़कर अंदर फंसे हुए इंडियंस और बाकी सोल्जर्स को सेफली बाहर निकालना। अब उस वक्त सियरा लियोन के दारू बेस पर काफी बड़ी इंडियन फोर्स ऑलरेडी मौजूद थी, जहां पे 500 गोरखा राइफल्स की बाकी ट्रूप्स, 14 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, 23rd मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के कुछ एलिमेंट्स, 18 ग्रेनेडियर, 2 पैरा एसएफ के कमांडोज और इंडियन एयरफोर्स की हेलीकॉप्टर यूनिट पहले से ही तैनात थी। तो ऑपरेशन खुकरी का कोर एलिमेंट इन्हीं फोर्सेस को बनाया गया और इनकी ताकत बढ़ाने के लिए भारत ने रीइंफोर्समेंट के तौर पर लगभग 120 पैरा एसएफ कमांडोज को एयरलिफ्ट करके सियरा लियोन भेजा। इसके अलावा भारतीय सेना के साथ नाइजीरियन और घाना के सोल्जर्स भी इस ऑपरेशन में शामिल हुए, जिससे मिलाकर लगभग 2200 जवान इस ऑपरेशन को अंजाम देने वाले थे। यहाँ पे ब्रिटिश फोर्सेस ग्राउंड लेवल पर तो नहीं लड़ी, लेकिन इस ऑपरेशन खुकरी में उन्होंने भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाया। इंडियन सोल्जर्स को बैटल फील्ड के स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स पर उतारने के लिए ब्रिटेन ने अपने 2 चिनूक हेलीकॉप्टर्स प्रोवाइड किए थे और साथ ही ट्रूप्स और मिलिट्री इक्विपमेंट्स को सियरा लियोन तक पहुंचाने के लिए एक C-130 हरकुलस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी तैनात किया था। इसी बीच एक इंपॉर्टेंट बात यह थी कि हमारे कंपनी कमांडर राजपाल पुनिया, जिनको आरिफ ने पकड़ के रखा था, उन्होंने आरिफ के लीडर्स के साथ बहुत अच्छी दोस्ती बना ली और उनके साथ माइंड गेम्स खेलने लगे। उन्होंने आरिफ को कहा कि मैं अपने कंपनी का कमांडर हूँ और आपने मुझे यहाँ पे कैद करके रखा है, तो अगर ऐसे में केलाउन कैंप के पास कोई भी कैजुअलिटी हुई तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं रहूंगा। तो ऐसे में आरयूएफ के लीडर्स प्रेशर में आ गए और उन्होंने राजपाल पुनिया, मेजर नायर और बाकी मिलिट्री ऑब्जर्वर्स को एक ही हफ्ते में अपने अपने कैंप्स में वापस जाने दिया। तो जो भारतीय जवान केलाउन कैंप में फंसे थे वो भी इस ऑपरेशन का हिस्सा थे, जिसे मेजर पुनिया लीड कर रहे थे। इस ऑपरेशन के प्लानिंग के दौरान यूएन हेडक्वार्टर्स और मेजर पुनिया के बीच लगातार सैटेलाइट फोन पर बातचीत होती थी और क्योंकि रेडियो सिग्नल इंटरसेप्ट हो सकते थे तो उनकी बातें आरयूएफ को ना समझे, इसलिए वो जानबूझ के शुद्ध हिंदी या फिर मलयालम भाषा में कम्युनिकेट करते थे। उन्होंने देखा कि केलाउन और दारू के बीच लगभग 80 to 85 किलोमीटर का घना जंगल था, जहाँ की टेरेन बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग थी
और पूरे रास्ते में जगह जगह पे आरएफ की पोस्ट भी बनी हुई थी। ऊपर से केलहून में 2 से 3 हजार आरएफ फाइटर्स और एंटी एयरक्राफ्ट गन्स भी तैनात थे, जिसके वजह से इस ऑपरेशन के प्लानिंग में कई हफ्ते लग गए। इस प्लानिंग के दौरान पूरे एरिया पर लगातार नजर रखी गई, मैप्स को डिटेल में स्टडी किया गया और ऐसे ऐसे रूट्स ढूंढे गए जहां से हमारे सोल्जर्स सुरक्षित तरीके से एंट्री और एग्जिट कर सके। तो सब कुछ एनालाइज करने के बाद फाइनल प्लान ये बना कि सबसे पहले 2 पैरा एसएफ के कमांडोज को हेलीकॉप्टर से केलहून के पास ड्रॉप किया जाएगा, जहां पे वो आरएफ पर सरप्राइज अटैक करके एक डाइवर्जन क्रिएट करेंगे। फिर इस मौके का फायदा उठाकर हमारे अंदर फंसे हुए सोल्जर्स फोर्सफुली ब्रेकआउट करेंगे और बाकी मिलिट्री फोर्सेस के साथ स्टेप बाय स्टेप लिंकअप करके पेंदेम्बू पहुंचेंगे। साथ ही एक दूसरा मिलिट्री कॉलम दारू से पेंदेम्बू तक मार्च करेगा और वहां का कंट्रोल अपने हाथ में लेके रेस्क्यूड फोर्स के साथ लिंकअप करेगा और इसके बाद सारे सोल्जर्स पेंदेम्बू से सेफली दारू वापस आएंगे। तो ऑपरेशन की प्लानिंग करने के बाद 15 जुलाई 2000 के सुबह लगभग 6 बजे ऑपरेशन खुखरी का पहला फेज शुरू हुआ, जहां पे 2 ब्रिटिश चिनूक हेलीकॉप्टर्स केलहून से लगभग 5 किलोमीटर साउथ केनेवा के पास पहुंच गए और कुछ ही पलों में लगभग 80 पैरा एसएफ कमांडोज हेलीकॉप्टर से जमीन पर उतरने लगे। नीचे उतरते ही उन्होंने अपनी पोजीशंस ली और बिना वक्त गवाए आरएफ की फॉरवर्ड पोजीशंस पर सरप्राइज अटैक शुरू कर दिया। अचानक हुए इस हमले से आरएफ के फाइटर्स घबरा गए और चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। फिर जैसे तैसे कर आरएफ के फाइटर्स अलग अलग बंकर्स और पेड़ों की आड़ लेकर फायरिंग करने लगे, जबकि इंडियन कमांडोज धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उनके पोजीशंस को दबा रहे थे। इस भयंकर अटैक की वजह से आरएफ के सोल्जर्स पूरी तरह से कंफ्यूज हो गए और यही वो मौका था जिसका इंतजार केलहून में फंसे हमारे सोल्जर्स पिछले 75 दिनों से कर रहे थे। फिर जैसे ही 6:15 को उन्हें सिग्नल मिला, हमारे कुछ सोल्जर्स ने आरएफ का रेडियो टावर ब्लास्ट कर दिया ताकि उनका कम्युनिकेशन टूट सके और इसी के साथ हमारे सोल्जर्स ने मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स फायर करके आरएफ की घेराबंदी तोड़ी और बाहर आ गए। अब प्लान के हिसाब से उन्हें हमारे अटैक हेलीकॉप्टर्स का कवर फायर मिलने वाला था, लेकिन उस दिन सुबह से ही तेज बारिश हो रही थी, जिसके वजह से उन्हें विदाउट एयर सपोर्ट ही आगे बढ़ना पड़ा, जहां पे सबसे पहले उन्होंने आरएफ की पोजीशंस पर जोरदार फायरिंग की, रॉकेट लॉन्चर्स चलाए और अपनी व्हीकल कॉन्वॉय के साथ केलहून से बाहर निकलकर केनिवा की तरफ निकल पड़े। यहाँ पे हमारे कॉन्वॉय का अटैक इतना जोरदार था, इतना विनाशकारी था कि आरएफ के सोल्जर्स इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाए, जिसके वजह से कुछ ही देर में इनका लिंकअप 2 पैरा एसएफ के साथ हुआ, जहां से दोनों फोर्सेस आरएफ के फाइटर्स पर गोलियां बरसाकर पेंदेम्बू की तरफ बढ़ने लगे। यहाँ पे एक चीज और हुई थी कि ब्रेकआउट से पहले जो भी सैनिक घायल थे या फिर लड़ाकू नहीं थे, वैसे 29 लोगों को चिनूक हेलीकॉप्टर्स ने ऑलरेडी एयरलिफ्ट कर दिया था। लेकिन ऑपरेशन का सबसे मुश्किल हिस्सा अब शुरू होने वाला था, क्योंकि जब हमारा केलहून मिलिट्री कॉलम आगे बढ़ रहा था, तब आरएफ उनका पीछा करके उन पर लगातार गोलियां बरसा रही थी, जो कि डिफेंड करने में बहुत ही मुश्किल होता है। और ऊपर से उस दिन बारिश हो रही थी, जिसके वजह से सिचुएशन और भी ज्यादा खराब होती गई। साथ ही पूरे रास्ते में आरएफ ने जगह जगह पे रोड ब्लॉक्स लगाए थे, सड़कों को काट दिया था और घने जंगलों में बैठकर एम्बुश की तैयारी में थे, जिसके वजह से इंडियन ट्रूप्स को हर कुछ किलोमीटर पर रुककर लड़ाई करनी पड़ रही थी। फॉर्चुनेटली जब सुबह के लगभग 9:30 बजे मौसम साफ हुआ, तब हमारे Mi-35 हेलीकॉप्टर्स उन्हें कवर फायर देने के लिए वहां पे आ गए, जिसके मदद से हमारा केलहून कॉलम धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। इसी दौरान 18 ग्रेनेडियर्स के डेल्टा कंपनी को 8 Mi-8 हेलीकॉप्टर्स ने सिएरा लियोन के घेउन में डिप्लॉय किया था, जहां पे उन्होंने आरएफ के सोल्जर्स को खदेड़कर पूरे एरिया को सिक्योर कर लिया और एक फर्म बेस बना लिया। फिर जब 10:30 को केलहून मिलिट्री कॉलम गेहून पहुंची, तब उन्होंने देखा कि उनके सामने पूरे यूनियन सेल के मिलिट्री हेड वीके जेटली खुद मौजूद है, जिन्हें देखकर हमारे सोल्जर्स का हौसला बहुत ज्यादा बढ़ गया था। यहाँ पे जेटली सर ने मेजर पुनिया को कहा कि आगे आरएफ ने बहुत बुरी तरह से ट्रैप लगा के रखे हैं, तो उन्होंने इस ऑपरेशन का स्पीड बढ़ाने के लिए डिसाइड किया कि 65 लोगों को यहीं से एयरलिफ्ट किया जाएगा, जिसमें इंजर्ड सोल्जर्स, मिलिट्री ऑब्जर्वर्स और कुछ लॉजिस्टिक स्टाफ मौजूद थे और इस रेस्क्यू को कैप्टन सुनील लीड करने वाले थे। तो एक तरफ हेलीकॉप्टर्स उड़ने के लिए तैयार थे और दूसरी तरफ आरएफ की लगातार फायरिंग चल रही थी। तो इसी फायरिंग में से बीच से गुजरकर कवर फायर देते हुए कैप्टन सुनील और उनके साथी हेलीकॉप्टर्स में कूद रहे थे और इसी तरह सभी 65 लोगों को वहां से सेफली निकाला गया, जो कि काफी डेयरिंग रेस्क्यू था। और इसी की वजह से मेजर पुनिया ने अपने बुक में इस एस्केप को द ग्रेट एस्केप कहा है। अब फिर से मेजर पुनिया की केलहून कॉलम की बात करें तो उसमें कैप्टन प्रशांत की घातक प्लेटून पीछे से हमला करने वाले आरएफ फाइटर के साथ लगातार लड़कर बहुत ज्यादा थक चुकी थी, तो इसलिए 18 ग्रेनेडियर्स ने उनको रिप्लेस किया और कॉन्वॉय के पिछले हिस्से की कमान संभाली। फिर गेहूं से लगभग 500 मीटर आगे बढ़ते ही केलहून मिलिट्री कॉलम के सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। दरअसल वहां पे आरएफ ने कच्चे रास्ते को बीच से काटकर
12 फीट गहरा और 15 फीट चौड़ा एक गड्ढा खोद के रखा था ताकि इंडियन आर्मी की गाड़ियां आगे ना बढ़ सके। और जब हमारा कॉन्वॉय वहां पे पहुंचा तब दोनों तरफ के जंगलों से आरयूएफ ने हेवी फायरिंग शुरू कर दी। तो इसी फायरिंग के बीच में ही मेजर पुनिया ने ऊपर उड़ रहे एक हेलीकॉप्टर को कांटेक्ट किया और एक स्पेसिफिक मदद मांगी। और कुछ ही वक्त में ठीक उस गड्ढे के ऊपर आसमान से बड़े बड़े लकड़ी के फट्टे गिरने लगे, जिसका यूज करके हमारे सोल्जर्स ने एक कच्चा पुल बनाया और सारे व्हीकल्स को वहां से निकालकर पेंदेबू की तरफ बढ़ने लगे। अब दूसरी तरफ की बात करें तो सुबह के 6:20 को ही एक दूसरा इक्वली इंपॉर्टेंट मिलिट्री कॉलम भी दारू से पेंदेबू की तरफ निकल चुका था, क्योंकि उन्हें रेस्क्यूड फोर्स आने से पहले ही पेंदेबू को अपने कंट्रोल में लेना था। इस कॉलम में 2 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के बीएमपीज मतलब इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स, इंडियन आर्टिलरी, 18 ग्रेनेडियर्स और 5-8 गोरखा राइफल्स की मॉड 2 कंपनी शामिल थे, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि एक हेवीली आर्म्ड विध्वंसक मिलिट्री कॉन्वॉय आगे बढ़ रहा हो। इसी दौरान इस ऑपरेशन को सपोर्ट करने के लिए घाना कंट्री के ट्रूप्स भी बेंदू जंक्शन की तरफ एडवांस कर रहे थे ताकि आरयूएफ की रिजर्व फोर्स उसी सेक्टर में उलझे रहे। वही दूसरी ओर नाइजीरियन ट्रूप्स ने दारू बेस की सिक्योरिटी संभाली थी ताकि इंडियन ट्रूप्स बिना किसी चिंता के ऑपरेशन पर ध्यान दे सके। हमारे दारू मिलिट्री कॉलम का पेंदेबू तक का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। जैसी सिचुएशन केलहून कॉलम फेस कर रही थी, जैसे कि रोड ब्लॉक्स, रास्ता काटना या फिर एम्बुश, वैसी सिचुएशन यहाँ पे भी थी। तो एडवांस शुरू होने से पहले इंडियन आर्टिलरी ने आरयूएफ की सस्पेक्टेड पोजीशंस पर हेवी बम्बार्डमेंट की ताकि दुश्मन को सप्रेस किया जा सके और साथ ही वहां पे मौजूद सिविलियंस को वार्निंग मिल सके कि उन्हें वो एरिया छोड़ना है। यह बमबारी खत्म होती 18 ग्रेनेडर्स ने रोड के शुरुआती हिस्से को सिक्योर कर लिया और एक फर्म बेस एस्टैब्लिश किया। इसके बाद बीएमपी इन्फेंट्री व्हीकल सबसे आगे चलने लगे और बाकी फोर्स उनके पीछे से एडवांस कर रही थी। फिर सुबह के लगभग 8:30 बजे तिकोंको से करीब 500 मीटर पहले आरयूएफ ने रोड के नॉर्थ साइड से अचानक हेवी फायरिंग शुरू कर दी, जहां पे रेबल्स ने जंगल का फायदा उठाकर एम्बुश लगा के रखा था। लेकिन बीएमपीज ने तुरंत ही अपने 30 mm कैनन और मशीन गन से आरयूएफ के हमले का जवाब देना शुरू किया, जिससे कुछ ही देर में आरयूएफ की फायरिंग पोजीशंस दब गई और दारू कॉलम बिना रुके आगे बढ़ता गया। फिर आगे बेवबू और क्यूवा के पास आरयूएफ ने फिर से एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखाया। अब एज पर ओरिजिनल प्लान क्यूवा को कैप्चर करके वहां के घरों को थरोली चेक करना था, क्योंकि क्यूवा आरयूएफ का एक इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता था। लेकिन उसी दौरान रेडियो कम्युनिकेशन से यह पता चला कि केलाहुन कॉलम एक्सपेक्टेशन से काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो क्यूवा में रुक के टाइम वेस्ट करने के बजाय दारू मिलिट्री कॉलम रास्ते में आने वाले हर मुसीबत को उड़ाकर पेंदेबू की तरफ बढ़ने लगा। अब यह पेंदेबू कोई आम लोकेशन नहीं था, यह आरयूएफ के 1st ब्रिगेड का हेडक्वार्टर था और उनका सबसे मजबूत गढ़ भी। तो यहाँ पे हर तरफ से स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिलने की पॉसिबिलिटी थी। फिर दोपहर के लगभग 1 बजे दारू कॉलम पेंदेबू पहुंच जाता है, जहां पे हमारी एक क्विक रिएक्शन टीम भी उनके साथ लिंकअप होती है। यहाँ पे अटैक शुरू होने से पहले हमारे Mi-35 हेलीकॉप्टर्स ने पेंदेबू के ऊपर से बार बार घूमकर आरयूएफ की डिफेंसिव पोजीशंस पर हेवी फायरिंग की और उसी वक्त इंडियन मोर्टार्स ने भी अपनी नई फायरिंग पोजीशंस पर जाकर बम बरसाए। फिर इसके तुरंत बाद हमारे सोल्जर्स ने दोनों तरफ से एग्रेसिवली एडवांस किया। बीएमपी इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स लगातार आरयूएफ के बंकर्स को उड़ाते गए और एक एक करके आरयूएफ की पोजीशंस को न्यूट्रलाइज करके दारू कॉलम ने फाइनली पेंदेबू पे अपना कंट्रोल बना लिया। पेंदेबू का कंट्रोल अपने हाथ में आते ही उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव पोजीशन बना ली और केलाहुन से आने वाले रास्ते को भी सिक्योर करने लगी, क्योंकि उस वक्त आरयूएफ के स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की वजह से जो केलाहुन कॉलम तेजी से आगे बढ़ रही थी, उन्हें आने में अब डिले हो चुका था। तो वो नहीं चाहते थे कि आरयूएफ उनके आने वाले रास्ते को डिस्ट्रॉय कर दे। साथ ही हमारे गोरखा राइफल्स की मॉड 2 कंपनी ने पेंदेबू के लगभग 300 घरों की थरोली चेकिंग की और मोस्ट ऑफ द एरिया को सिक्योर कर लिया। इसके बाद शाम के लगभग 7 बजे बहुत सारी मुश्किलें पार करने के बाद केलाहुन कॉलम फाइनली सेफली पेंदेबू पहुंच जाता है। अब उस वक्त रात होने की वजह से सारे सोल्जर्स को एयरलिफ्ट करके दारू पहुंचाना काफी रिस्की था, तो उस रात हमारे कंपनी ने वहीं पे स्टे किया। यहाँ पे वो जानते थे कि आरयूएफ फिर से रात में अटैक कर सकता है, तो हमारे सोल्जर्स पूरी रात भर डिफेंसिव पोजीशंस पर तैनात रहे। उस रात हमारे स्काउट हेलीकॉप्टर्स लगातार आरयूएफ के मूवमेंट्स पर नजर रखे हुए थे और जहां पे भी उनको मूवमेंट दिखी, हमारे Mi-35 हेलीकॉप्टर्स और आर्टिलरी ने उन पे फायरिंग की और न्यूट्रलाइज कर दिया। फिर अगले दिन यानी 16 जुलाई सुबह के 7 बजे हमारे गोरखा राइफल्स की मॉड 2 कंपनी ने पेंदेबू में एक टेम्पररी हेलीपैड बनाया, जिसके बाद 8:15 को हेलीकॉप्टर्स ने सोल्जर्स को एयरलिफ्ट करना शुरू कर दिया और 10 बजे तक सभी रेस्क्यूड सोल्जर्स पेंदेबू से बाहर निकाले गए। एयरलिफ्ट खत्म होने के बाद जब हमारे बचे हुए सोल्जर्स व्हीकल्स लेकर दारू वापस जा रहे थे, तब आरयूएफ के फाइटर्स ने उन पे फिर से अटैक करने की कोशिश की, लेकिन हमारे गोरखा राइफल्स ने पूरी जान लगाकर उन्हें वहां से खदेड़ दिया और 16 जुलाई की शाम 5 बजे तक हमारे बचे हुए ग्राउंड ट्रूप्स दारू बेस पहुंच चुके थे।
जिससे ऑपरेशन खुकरी फाइनली सक्सेसफुल हुआ। भारत के इस सक्सेसफुल ऑपरेशन की वजह से आरयूएफ की कमर ही टूट चुकी थी और उनका पब्लिक में डर भी खत्म होने लगा। उनके पूरे सिविल वॉर में यह उनकी सबसे बड़ी हार थी, क्योंकि उनका सबसे मजबूत गढ़ पेंदेम्बु ने भारत के सामने घुटने टेक दिए थे। इस ऑपरेशन में आरयूएफ के लगभग 34 लोग मारे गए और 150 से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए। हालांकि यहाँ पे दुख की बात यह थी कि पेंदेम्बु से दारू वापस लौटते वक्त 40 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के हवलदार कृष्ण कुमार, जो दारू कॉलम का पार्ट थे, वो वीर गति को प्राप्त हुए। भारत ने जो सियरा लियोन के लोगों के लिए किया था वो उसे कभी नहीं भूले, जिसका प्रमाण आज भी मुआ नदी के किनारे खड़ा खुकरी वॉर मेमोरियल है, जो हवलदार कृष्ण कुमार के सुप्रीम सैक्रिफाइस को समर्पित है। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,